वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 3 जून 2021 है और एक नया वायरस, नया तो वायरस नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना वायरस है। इसका नाम है इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कोई भी नई चीज़ आप करने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग का ये वायरस है, वो कहता है कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। अच्छी बात यह है इस वायरस की वैक्सीन भी अवेलेबल है और इस वैक्सीन का नाम है जस्ट स्टार्ट। एक और वर्जन है जिसको हम कहते हैं जस्ट डू इट। यहाँ पर नाइक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू जस्ट डू इट। अगर कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो रिमेंबर इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। कुछ दिनों की और प्रैक्टिस और ये चीज़ जो है वो ईजी हो जाएगी। अगर स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वरी अबाउट परफेक्शन, जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप परफेक्शन तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। एक और चीज़, राइट, देखिए आपको लेक्चर फ्री में मिलता है, पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या बदले में मैं एक चीज़ आपसे मांग सकता हूँ, एंड दैट इज़ इट्स अ प्राइज, यू कैन से, राइट, और सॉर्ट ऑफ गुरु दक्षिणा। शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल। शेयर द लेक्चर। लेक्चर के लिंक है, लेक्चर की पीडीएफ है, इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाइए, इसको शेयर करें। आई एम श्योर आपकी तरह दूसरे भी स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि ये जो क्लास 12th की एग्ज़ाम हमने कैंसिल की है, इट इज़ बिकॉज हेल्थ एंड वेलफेयर जो बच्चों का है, स्टूडेंट्स का है, ये एक टॉप प्रायोरिटी है भारत सरकार की। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसको कैंसिल किया जाएगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने 33% रिजर्वेशन अनाउंस किया है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। कोविड रिकवरी रेट की बात करें तो ये इंप्रूव हुआ है 92.48%, और 22 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस जो हैं वो हमारे देश में लोगों को एडमिनिस्टर किए गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल ऑफ भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन ऑन चिल्ड्रन बिगिंस एट एम्स पटना। एम्स पटना में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको याद होगा 2 से लेकर 18 ईयर्स की जो रेंज के बच्चे हैं तो उनकी वैक्सीन की तैयारी हो रही है। सेकंड और थर्ड ट्रायल जो हैं उसकी शुरुआत, आई थिंक ये सेकंड ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स ड्राफ्ट फॉर मॉडल टेनेंसी एक्ट। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 3rd एडिशन जो है वो आज लॉन्च किया जाएगा। आर्मी चीफ जो है उन्होंने कश्मीर वैली की सिक्योरिटी को रिव्यू किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक पूरा साल कंप्लीट किया एज अ चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। डिफेंस सेक्रेटरी ने यह कहा कि हमें थिंक टैंक और स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्चुअल इनपुट की आवश्यकता है। और लेबर वेटरन आइसाक हेरजोग इलेक्टेड एज इजराइल्स 11th प्रेसिडेंट। बांग्लादेश जो है वो शेख मुजिब की हत्या में जुड़े हुए ऐसे लोग जो हैं जिनको अवार्ड्स दिए गए थे, तो उनके अवार्ड्स जो हैं उनको वापस छीना जाएगा। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने ऑफिशियल्स को कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और WHO ने चाइना की जो सिनोवैक कोविड वैक्सीन है उसको भी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में ऐड कर दिया है। एंड द लास्ट आइटम इज 12th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल करंटली अंडरवे इन चिले। आपके लिए एक और प्रश्न, ये जो देश है चिली या फिर इसको चिले भी कहते हैं कुछ एक्सेंट्स में, तो ये जो चिली नाम का देश है, ये इस देश के कैपिटल का नाम क्या है बताइए। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आज का जो पहला टॉपिक है बेबी इकोनॉमिक्स। दिस वन इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है कि 50,000 साल लगे, 50,000 ईयर्स, इतना समय लगा हमें ह्यूमन बींग्स को 1 बिलियन पॉपुलेशन को हमने जब क्लॉक किया, टच किया, तो 50,000 साल का वक्त लगा। इतने सालों के बाद ह्यूमन बींग्स की इस पृथ्वी के ऊपर 1 बिलियन की पॉपुलेशन हुई।
1960s के बाद ये जो स्पीड है इसको हम प्रोलिफरेट ही कह सकते हैं। प्रोलिफरेट यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी क्वांटिटी छोटे समय में, कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग्स। 1960s के बाद ये एक प्रकार से रॉकेट की तरह हमारी पॉपुलेशन ऊपर गई है और आज दुनिया की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन। इतने ज़्यादा लोगों की ये जो इतनी ज़्यादा आबादी है पृथ्वी के ऊपर, ये सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स कहते आए हैं कि ये सस्टेनेबल, इतने सारे ह्यूमन बींग्स, जस्ट इमेजिन एक व्यक्ति जो है, कितने सारे प्रोडक्ट्स एक व्यक्ति को चाहिए। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा रिसोर्सेज के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर। बहुत सारे देशों ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल चाइना, हमने चाइना के बारे में कल भी बात की थी, उनकी पॉलिसी के बारे में, राइट, 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2nd चाइल्ड पॉलिसी, अब 3rd चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया है। अभी तक ये चीज़ें चल रही थी कि नेचुरली जो नेचर है वो पॉपुलेशन को, आप कह सकते हैं कि नेचर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता था। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये तस्वीर है, ये एक बहुत ही फेमस इमेज है। इट्स अबाउट यूरोप। यूरोप में 14th सेंचुरी की बात है, जब वहाँ पर प्लेग हुआ, तो प्लेग की वजह से इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। लगभग 33% पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो गई बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक डेथ। कई लोग कहते हैं कि ये कोविड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो, इस प्रकार के जो पेंडेमिक आते रहते हैं, तो ये नेचर का एक तरीका है चीज़ों को बैलेंस करने का। देन वी हैव द साइक्लोन एंड सुनामी एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। वी आर नॉट श्योर कि ये नेचर का तरीका है चीज़ों को बैलेंस करने का या नहीं, लेकिन एटलीस्ट एज ए थिंकिंग ह्यूमन बींग्स, राइट, एज ए थिंकिंग बींग हम चीज़ों को सोच सकते हैं। होमो सेपियंस। तो क्योंकि हम सोच सकते हैं तो वी शुड थिंक अबाउट इट कि क्या हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जेन्युइनली आवश्यकता है। आज हमारे पास वो सारे रिसोर्सेस हैं, इसी वजह से जस्ट इमेजिन ये 50,000 साल क्यों लगे, सोचिए इसके बारे में, राइट। यही आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना सिखाएगा कि 50,000 साल लगे 1 बिलियन तक पहुंचने में, और 1 बिलियन से 7.8 बिलियन तक पहुंचने में ना के बराबर वक्त लगा है। पिछले कुछ 100 सालों के अंदर कितने बिलियंस हमने ऐड की है पॉपुलेशन में। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ऑल ऑफ द सडन। रिसोर्सेस, पहले ऐसा था कि आपको खाने पीने के लिए ये वो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर हैं, दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स आज आपके शहरों में अवेलेबल हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो कितने अलग अलग देशों की चीज़ें जो हैं, कितने अलग अलग जगहों के रिसोर्सेज जो हैं वो आपके वहाँ पर अवेलेबल हैं, एक क्लिक ऑफ बटन पर अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी है, आप लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ही होती जा रही है। चाइना ने 1979 में अपने दरवाजे खोले, जो भारत ने 1991 में किया, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जो हमने 1991 में किया, चाइना ने वो 1979 में किया। चाइना बहुत ही गरीबी को देखा है चाइना ने भी, राइट। चाइना, मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज ए स्मॉल किड, तो दूरदर्शन पर वो कुछ प्रोग्राम्स आते थे, तो जब चाइना के बारे में बताते तो उसमें लिटरली कहते थे कि चाइना एक गरीब देश है। भारत तो उस टाइम पर गरीब ही था, लेकिन चाइना भी गरीब देश था। लेकिन आज आप एक्चुअली ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पार्ट्स गरीबी आज भी हैं चाइना में, लेकिन चाइना अब एक गरीब देश नहीं है। तो 1979 में चाइना ने यह तय किया कि हम दो हमारा एक, 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने तय की। फिर पता चला कि इसकी वजह से तो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली एज में पहुंच गई है, और धीरे धीरे नए बच्चे जो हैं, नए यंगस्टर्स जो हैं वो ऐड नहीं हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने 2 चिल्ड्रन
पर कपल की पॉलिसी, हम दो हमारे दो, लेकिन हम दो हमारे दो जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बारे में हमने कल बात की थी। अब चाइना एक कपल को 3 बच्चे अलाउ कर रहा है कि यू कैन हैव 3 किड्स। तो ये एक यू टर्न, चाइना ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप होने लगा है। और बहुत सारी जगहों पर, सिंगापुर पिछले लगभग 2 दशकों से, 20 सालों से सिंगापुर ट्राई कर रहा है कि अपनी ये जो फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ है उसको रिवर्स करे, फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करे, लेकिन उसको कोई भी उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। और कहते हैं कि शायद जो फर्टिलिटी ट्रेंड है उसको रिवर्स करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है। एक बार वो गिरना स्टार्ट हो जाता है फिर उसको रिवर्स करना जो है वो लगभग इम्पॉसिबल की तरह है। भारत की बात करें तो आप देखिए, भारत एक बहुत ही यंग देश है, इज़न्ट इट? वी आर अ वेरी यंग कंट्री। जब हम बाहर निकलते हैं, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फील दिस फैक्ट। आप जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर आपके इर्द गिर्द जो है वर्किंग एज की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ। हम कई बार कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड कोई रेडीमेड थाली नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए आपको राइट कंडीशंस, राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड द राइट एनवायरनमेंट इज हेल्थ, एजुकेशन। इसी के साथ एक चीज आप जोड़ सकते हैं एजुकेशन के साथ ही, दैट इज स्किल्स। हेल्थ, एजुकेशन, और यू कैन से हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स। ये 3 चीज़ें अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स, आपकी पॉपुलेशन, आपके सिटीजन्स, आपके यंगस्टर्स के पास नहीं है तो भले ही आपके करोड़ों लोग यंग हो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नेशनल इनकम जो है वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके देश में कितने यंगस्टर्स हैं? अफ्रीका के ज़्यादातर देश की एवरेज एज जो है वो 17 ईयर्स हैं। 17 ईयर्स, हमसे भी बहुत यंग। हमारी यहाँ पर एवरेज एज कुछ 29-30 के आसपास है। हमसे भी यंग पॉपुलेशन है अफ्रीका में, लेकिन क्या वो प्रोडक्टिव है? नहीं। जापान और इजराइल और ऐसे देशों को देख लीजिए, शायद उनकी एवरेज एज हमसे ज़्यादा है, जापान की तो डेफिनेटली है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इसकी वजह से वो आज भी। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी जापान के लिए भी चिंता का विषय है। वो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। जैसे मैंने बताया कि फिर अब यू टर्न लेना जो है वो नियरली डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब तक ये चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमें मिलेगा नहीं। और ये समय की बात है, राइट? इट्स ऑल अबाउट टाइम। एक वक्त आएगा जब भारत की भी एवरेज पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज में होगी। तो ये समय तो भारत को भी देखना है। आज हम जैसे एक व्यक्ति का बचपन होता है, उसका यूथ होता है, राइट? उसकी जवानी होती है, उसके बाद वो मैच्योर एंड देन बुढ़ापे में एंटर करना, देन बुढ़ापा एंड देन डेथ। तो ऐसे ही एक देश की भी सिचुएशन यही होती है। अब अगर आपने अपना ये जो जवानी वाला पीरियड है, जो यूथ वाला पीरियड है, इसका अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, भारत ने अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया कुछ सालों के अंदर, तो फिर जो ड्रॉप आएगा उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बीबी प्ले द गेम, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब भारत की ऑफ कोर्स ट्रूली हम इसको एडमायर करते हैं, आत्मनिर्भर मेड बाय भारत बायोटेक वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को आज भी WHO का इमरजेंसी गो अहेड या फिर इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग जो है उसमें भारत की ये कोवैक्सीन ऐड नहीं की गई। आज ही हमने एक न्यूज़ आइटम देखी कि चाइना की सेकंड वैक्सीन सिनोवैक जो है वो इसमें ऐड हो चुकी है। ये सिनोफार्म तो ऑलरेडी थी ही चाइना की, अब दूसरी वैक्सीन भी आ गई है जिसका नाम है सिनोवैक। जस्ट इमेजिन, इतने समय से हम कोवैक्सीन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे देश में। अच्छी वैक्सीन है, वैक्सीन में कोई खामी नहीं है, लेकिन WHO का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। आप कहेंगे उसका क्या, हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन हमारे देश के लाखों ऐसे लोग जो दुनिया के अलग अलग देश में व्यापार करने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए, फॉर वट एवर रीज़न उनको जब भी जाना पड़ेगा या फिर जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर उनको एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि WHO ने इस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। तो ये डिले की वजह से बहुत सारा नुकसान भारत का हो रहा है। दूसरी चीज़, अब भारत सरकार को जल्द से जल्द ये कोशिश करनी चाहिए कि भारत बायोटेक जो है उसको WHO का ग्रीन सिग्नल मिल जाए।
हाल ही में कुछ कठोर प्रश्न जब पूछे गए, कुछ कठिन प्रश्न, और कठोर कठिन प्रश्न जब पूछे गए, तब पता चला कि प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा गैप है। वैक्सीन में कोई खामी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा गैप है। और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि भारत सरकार ने कहा है कि जून जुलाई में वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है, उसके डोजेस को काफ़ी इंक्रीज़ किया जाएगा, काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास होंगे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जुलाई तक कोवैक्सीन के कुछ 7.5 करोड़ डोजेस जो हैं वो उनके पास आ जाएंगे। अभी तक ये हुआ है हमारे देश में कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या फिर सबसे ज़्यादा प्रेशर भी, यस, वो इट वाज ओनली ऑन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो कोविशील्ड बनाता है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा 90% जितना हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुआ है, तो 90% कोविशील्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये भी बात चल रही है कि दूसरी फार्मा कंपनीज, दूसरी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड इनको बनाएगी, लेकिन इसमें भी थोड़ा वक्त लग जाएगा। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले तो हमें ये एक ग्रीन सिग्नल ले लेना चाहिए, एक लाइसेंस ले लेना चाहिए फ्रॉम WHO। दूसरी चीज़ कि अभी कुछ समय के बाद, 2-3 महीनों के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर, लेट्स से, जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट डोज मई महीने के फर्स्ट वीक में लिया है, तो 90 डेज़ के बाद, राइट, तो मई, जून, जुलाई, तो अगस्त में अगस्त के फर्स्ट वीक में मैं वैक्सीनेशन की तलाश में होऊंगा। और मेरे जैसे कितने सारे लोग जो 1 जून से उन्होंने, सरकार ने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम को, तो वी हैव टू मेक श्योर कि सेकंड डोज जो है वो टाइम पर अवेलेबल हों। एक और चीज़, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कॉकटेल की बात चल रही है कि ये दोनों का एक मिक्स जो है वो दिया जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पहला डोज आपने कोविशील्ड का लिया और सेकंड आपको कोवैक्सीन दिया जा सकता है? क्या ये हो सकता है? या फिर इसका मिक्सचर, क्या इसका फ़ायदा होगा, एक्सेट्रा। कोवैक्सीन ट्रायल्स के बारे में तो अभी हमने बात की कि 2 से लेकर 18 ईयर ओल्ड जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और थर्ड वेव में इनको बचाने के लिए जो एक एम्स पटना में ये ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। लेट्स होप कि इसमें हमें सक्सेस मिले और जल्द से जल्द हम ज़्यादा वैक्सीन्स हर एक कोने तक पहुंचा सके। एक दूसरा टॉपिक, डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, ये आर्टिकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति ने लिखा है, राइट, यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं। तो लेट मी शो यू, इनका नाम भी है जोसेप बोरेल। जोसेप बोरेल जो है ये यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हैं और यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। यस, वाइस प्रेसिडेंट है। नाउ यहाँ पर जैसे भारत का जो ये वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था, उतना ही अच्छा एक प्रोग्राम जो है वो यूरोप भी चला रहा है। इस आर्टिकल में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। बाय द एंड ऑफ May 2021, only 2.1% of Africans had received at least one dose of a COVID-19 vaccine. Africans, right? We are talking about Africa continent. 54 जितने लगभग देश हैं इस कॉन्टिनेंट में। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2.1% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज मिला है। ये मई 2021 एंड, तो ये बहुत ही फ्रेश आंकड़ा हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में जो WHO के हेड हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है वैक्सीन एपाथाइड। साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला साहब ने जो लड़ाई की थी वाइट और नॉन वाइट में, एपाथाइड जो सिस्टम थी, राइट, कि सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें वाइट लोगों के लिए, बाकी कलर्ड लोगों के लिए बुरी चीज़ें, थर्ड क्लास चीज़ें। तो सेम थिंग, समथिंग सिमिलर, नॉट सेम थिंग बट समथिंग सिमिलर इज़ गोइंग ऑन विथ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन एपाथाइड। अमीर देशों के पास वैक्सीनेशन है, गरीब देशों के पास, गरीब क्षेत्रों के पास वैक्सीनेशन नहीं है। तो क्या ये सही बात है? क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात है? ऑफ कोर्स नो।
इससे पहले कि हमारी एक डिस्कशन में कहा था कि नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरी वन इज़ सेफ। हर एक व्यक्ति को जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन को 95%, 99% जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तब तक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये होगा कि ये वैक्सीन जो है, बेके पार्डन, ये जो वायरस हैं, ये वायरस लोगों को मारता रहेगा। दूसरी चीज़ कि ये नए नए वेरिएंट्स ला सकता है, और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इतनी मेहनत के बाद जो वैक्सीन हमने डिज़ाइन की है वो वैक्सीन भी हमें नए वेरिएंट्स के सामने बचा ना पाए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट a fight or a war against COVID-19. It is also a war or a fight against time. ये समय के साथ भी हमारी एक लड़ाई है। ये टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, टिक टॉक धीरे धीरे अगर हम ऐसी ही स्पीड से चलते रहें तो इट विल टेक 2023 और 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे हमें पूरी दुनिया को या फिर पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में। एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उस टाइम तक आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितने सारे नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। और जब तक हम अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन के बिना आप अपनी इकोनॉमीज़ को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आपका जो जीवन है उसका जो फ्रीडम है उसको आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और वैक्सीनेशन गैप की वजह से एक और चीज़ हो रही है, दैट इज़ जो पॉवर्टी हमने रिड्यूस की थी, गरीबी जो हमने हटाई थी, जो इनइक्वालिटी को कम किया था, इनइक्वालिटी आज भी है लेकिन जो एक बहुत बड़ा गैप था, राइट, ऐसी सिचुएशन जो थी, राइट, एक बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को कम करने की जो भी हमने कोशिश की थी वो वापस 0 तक पहुंच जाएगी, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा अगर वैक्सीनेशन में गैप रहा तो। यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक सजेशन है कि $50 बिलियन का एक प्लान, और इस प्लान में दुनिया की पॉपुलेशन जो है उसको दिस ईयर 40% और मिड 2022 तक दुनिया की 60% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का जो प्लान है, तो यूरोप ने इसको वेलकम किया है। और इसको अचीव करने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक मल्टीलैटरल एक्शंस, मिलकर काम करना होगा सभी देशों को। यूरोपियन यूनियन ने जितने अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है उतनी ही वैक्सीन जो हैं वो दूसरे देशों तक भी पहुंचाई है। और इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने वैक्सीन मैत्री की भी काफ़ी प्रशंसा की है। ऑफ कोर्स वैक्सीन मैत्री जो है वो एक अच्छा आइडिया था, उसमें कुछ इश्यूज हुए हैं लेकिन ये इरादा गलत नहीं था, और आज इसकी अप्रिशिएशन भी हो रही है। 2020 की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी वैक्सीन के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा था तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके द्वारा जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जा रही है तो लगभग 40% ग्लोबल डोजेस जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। EU हैज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड 240 मिलियन डोजेस टू 90 कंट्रीज विच इज़ अबाउट एज मच एज वी हैव यूज्ड विद इन EU। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना उन्होंने यूज़ किया उतने ही डोजेस उन्होंने दूसरे देशों तक पहुँचाए। और दूसरे जो वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज़ हैं तो उनको भी मदद डोनेट करने वाला है टीम यूरोप जो है वो वैक्सीन डोनेट करेगी। 100 मिलियन मोर डोजेस विल बी प्रोवाइडेड टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बिफोर द एंड ऑफ 2021। और यहाँ पर आइडिया ये होना चाहिए कि जो गरीब देश हैं उनको डोनेट करे, जो मीडियम देश हैं उनको लो प्रॉफिट में वैक्सीनेशन बेची जाए। टीम यूरोप जो हैं उन्होंने 2.8 बिलियन यूरो कंट्रीब्यूट की हैं कोवैक्स फैसिलिटी में। कोवैक्स फैसिलिटी जो है वो गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाने की एक पूरी प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किया गया है उसके लिए है। और यहाँ पर सजेशन ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स है ये देशों को ड्रॉप कर देने चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ की बात करें ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अफ्रीका की हम बात कर रहे थे तो क्या पता है आपको, अफ्रीका में 99% जितनी वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है, प्रोडक्शन ना के बराबर है। तो दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। अफ्रीका के बहुत सारे देशों के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी की शुरुआत करने की आवश्यकता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और नॉलेज की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत और दूसरे देशों की जो कैपेसिटी है तो उनको इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है ताकि हम जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीनेट कर सकें। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि ये जो हेल्थ है, कोविड-19 ने ये साबित किया है
कि हेल्थ सिर्फ मेरी या फिर आपकी या फिर आपके परिवार की या फिर मेरे परिवार की कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। हेल्थ इज़ ए ग्लोबल पब्लिक गुड। जैसे ये हवा है, जैसे पानी है, राइट, जैसे एनवायरनमेंट है, वैसे हेल्थ भी एक ग्लोबल पब्लिक गुड है। क्या आज तक हमने कभी भी हेल्थ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गुड है? पानी, पूरी दुनिया का पानी बिगड़ जाएगा, कोई भी बच पाएगा नहीं। पूरी दुनिया की अगर ये इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या कोई भी बच पाएगा नहीं। इन द सेम वे अगर ऐसे पेंडेमिक्स आते रहेंगे तो क्या कोई भी ऐसा होगा दुनिया में जो इससे बच पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको नुकसान होगा ही। तो अब हमें हेल्थ को भी एक ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पर सोचना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं अभी, राइट, तो और कुछ एग्जांपल्स निकालिए और कुछ सोचिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको नोट डाउन करके लिख लीजिए कहीं पर आपकी नोट्स में। हो सकता है आपको प्रश्न पूछा जाए कोविड के ऊपर, तो कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा ही। किस एंगल से आएगा यू नेवर नो, बहुत सारे एंगल से आ सकता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एज ए ग्लोबल पब्लिक गुड ऐसा कोई ऐसा का टॉपिक पूछा जाए, कितनी सारी चीज़ें आप लिख पाएंगे अगर आपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया और कुछ चीज़ें अभी से सोच ली, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओपनिंग गेनफुल विस्टाज। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक इमेज है, आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर कि ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हमारे देश की नई पार्लियामेंट, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इनके नए घर, नई मंत्रालयों की नई ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। और कुछ केसेस भी फाइल किए गए थे इसके ऊपर, सेंट्रल विस्टा के ऊपर। 28 हियरिंग्स हुई और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कर दिया कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो चल रही है वो सही चल रही है, इसको रोकने की कोई बात बनती नहीं है। डिस्पाइट दिस क्लियरेंसेस, a strident campaign of misrepresentation against the CVP continues। ये क्लियर सुप्रीम कोर्ट का सिग्नल मिल गया, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 31 मई को यह कह दिया कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये एसेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, और जिस व्यक्ति ने पिटीशन फाइल की थी उसके ऊपर 1 लाख रुपए का कॉस्ट या फिर जुर्माना भी लगाया। कहा कि आपने टाइम वेस्ट किया है ऐसे ही ये इस प्रकार की वो फाइल करके। सीवीपी जो है इसमें 10 बिल्डिंग्स होगी, 10 बिल्डिंग्स टू हाउस 51 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, न्यू कॉन्फ्रेंस सेंटर, रेजिडेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, और 5 सालों के अंदर इसको कंप्लीट करने की बात है। प्रोजेक्ट के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितना डिले होगा प्रोजेक्ट उतना उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और ये पैसे जो हैं मेरे और आपके और टैक्स मनी या फिर जो एक्सचेकर है उसके पैसे, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। ओनली 2 प्रोजेक्ट्स को अलॉट किया गया है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और दूसरा न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, तो इसको अवॉर्ड किया गया है। बाकी के जो कंस्ट्रक्शन या फिर जो बाकी का प्लान है उसको भी धीरे धीरे किया जाएगा। अभी तक सिचुएशन ये थी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। दूसरी चीज़ कि अब स्पेस क्रंच भी होने लगेगा 2026 से। 2026 से जो पार्लियामेंट है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकती है, और भारत की जो बढ़ती आबादी है तो उसको वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट की साइज़ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार लगभग 1000 करोड़ का हर साल रेंट पे कर रही थी अपनी ही ज़मीन, और उसके ऊपर ये रेंट चल रहा था। एनीवे दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अब एक नए भारत की नई बिल्डिंग बन रही है। ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले कल के लिए भी है, ये फ्यूचर के लिए भी है। आज की ये जो बिल्डिंग है वो भारत में एक लंबे टाइम तक, लेट्स से 50 सालों तक तो लगभग यही बिल्डिंग्स का हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक रिवाइवल की भी आवश्यकता है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इस प्रकार के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काम, तो बहुत सारे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर को काम मिल जाता है। और कई लोगों का कहना यह है कि पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर यह आर्टिकल लिखने वाले जो हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि एक भी बिल्डिंग जो हेरिटेज स्ट्रक्चर जो है उसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज़ गुड टू गो।
कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड ये रहा आज का आपका MCQ। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।